सो वेलकम बैक फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे इन्वेंट्री एंड स्टॉक के बीच में डिफरेंसेस के बारे में। हम लोगों ने 11th-12th की बुक्स में काफ़ी सारी बुक्स में ये ऑब्जर्व करा है कि इन्वेंट्री एंड स्टॉक को इंटरचेंजेबली यूज़ किया गया है और कहीं ना कहीं हमारे को उसी लेवल पे ऐसा बताया गया कि इन्वेंट्रीज एंड स्टॉक दोनों टर्म्स सेम होती है, इनको हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं इन दोनों टर्म्स के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं और ये टेक्निकली ठीक नहीं है कि हम इन्वेंट्री को स्टॉक बोलें और स्टॉक को इन्वेंट्री बोलें। तो हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करते हैं। पहले हम लोग कवर करेंगे इन्वेंट्रीज के बारे में एंड देयर आफ्टर वी विल प्रोसीड फॉर द स्टॉक, क्योंकि स्टॉक अपने आप में कहीं ना कहीं इन्वेंट्री का एक पार्ट है। तो अपने आप ये भी कवर करेंगे कि इन दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट करने की नीड क्यों अराइज हुई, यानी कि इन दोनों टर्म्स को हमने डिफरेंशिएट क्यों किया, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंट्री के बारे में। बेसिकली इन्वेंट्री क्या होता है? अगर मैं बात करूँ इन्वेंट्री को ब्रॉडर कैटेगरी में, अगर 3 कैटेगरी में बताऊँ तो ब्रॉडर 3 कैटेगरी में डिवाइड करा जाता है इन्वेंट्री को, जिसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, WIP यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस, एंड तीसरा होता है फिनिश गुड्स। इसके अलावा 2 कैटेगरीज और भी होती है, लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। हम उसके बारे में डिस्कशन अभी करना मेरे को लगता नहीं कि आपको इनिशियल लेवल पे वो चीज़ बताने की। मैं आपको इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि इसको ईजिली समझ आ जाएगा आपको प्रैक्टिकल एंगल से। ठीक है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज एक डोमिनोज का या पिज़्ज़ा हट का एग्जांपल ले लीजिए आप। वहाँ पर क्या है, वो कंपनीज पिज़्ज़ा सेल कर रहे हैं। तो इनके लिए पिज़्ज़ा सेल करने के लिए, यानी कि पिज़्ज़ा सेल करने के लिए क्या क्या आइटम्स या क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते होंगे लोग? कुछ स्पाइसेस, चीज़, और आपका जो बेस हो गया है ये, और इसके अलावा कुछ वेजिस हो गई, और इसके अलावा बाकी आइटम्स जो भी इनके यहाँ पर होते हैं यूज़। ठीक है, अब ये सारे आइटम अपने आप में रॉ फॉर्म में है। इसको एक स्टेज से हमारे को इसको एक प्रोसेस से रन कराना पड़ेगा और अल्टीमेटली फाइनली हमारे को पिज़्ज़ा रेडी होके मिलेगा। तो जो ये रॉ फॉर्म में अपने आप में एक इंग्रेडिएंट है, रॉ इंग्रेडिएंट है, इनको हम लोग बोलते हैं रॉ मटेरियल। सेकंड स्टेज जो आता है WIP, उसके बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको फाइनली बताया तो जो इस प्रोसेस के थ्रू रन होता है वो हो जाता है आपका फिनिश गुड्स, यानी कि पिज़्ज़ा जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग, पिज़्ज़ा को बोलते हैं फिनिश गुड्स पिज़्ज़ा हट के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, बाकी जो इसका प्रोसेस है, यानी कि जो स्टेज रॉ मटेरियल से आगे का स्टेज होता है, यानी कि जो प्रोसेस में जो आइटम्स कन्वर्ट हो रहे हैं पिज़्ज़ा की फॉर्म में, उसको लोग उस स्टेज में जो भी हमारी पोजीशन है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसको बोलते हैं WIP। फॉर एन एग्जांपल, आप पिज़्ज़ा हट में भी जैसे अगर देखेंगे तो जो पिज़्ज़ा रेडी करने के लिए उससे माइक्रोवेव में रखने से पहले जो उसकी एक पोजीशन होती है पिज़्ज़ा की, उसको भी आप WIP बोल सकते हैं अपनी समझने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका WIP। आपको अब तीनों के डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। अभी हम बात करते हैं स्टॉक के बारे में। बेसिकली स्टॉक क्या होता है उसके बारे में फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं। स्टॉक बेसिकली इन्वेंट्री का एक वो पार्ट है जिसको कंपनी मार्केट में सेल करती है। अगर मैं पिज़्ज़ा हट का एग्जांपल लूँ तो कंपनी पिज़्ज़ा हट क्या करती है, पिज़्ज़ा मार्केट में सेल करती है, यानी कि फिनिश गुड्स को तो मार्केट में कंपनी, हर एक कंपनी सेल करती है। तो वो तो हो गया आपका स्टॉक। और रॉ मटेरियल या फिर WIP का वो पोर्शन कंपनी जो मार्केट में सेल कर रही है उसको भी हम स्टॉक बोल सकते हैं। जनरली क्या होता है कि कुछ कंपनीज, जैसे मैं अगर पिज़्ज़ा हट के एग्जांपल के केस में लेना चाहूँ, लेट सपोज कल को पिज़्ज़ा हट अपने एक्सक्लूसिव जो भी है स्पाइसेस या फिर चीज़ वगैरह एक्सक्लूसिव रेंज निकालती है, तो उसको भी उनका वो अपने पिज़्ज़ा में भी यूज़ करती है और मार्केट में अलग से भी सेल करती है। तो वो रॉ मटेरियल को भी हम स्टॉक बोल सकते हैं जब कंपनी उसको मार्केट में सेल करना शुरू करेगी। अदरवाइज जो आइटम्स कंपनी अपने प्रोडक्शन में ही यूज़ कर रही है, उसको मार्केट में सेल नहीं कर रही है, तो वो इन्वेंट्री तो रहेंगे लेकिन उसको स्टॉक बोलना गलत है। कहीं ना कहीं इन्वेंट्री अपने आप में ही स्टॉक को कवर कर लेता है। स्टॉक अपने आप में इन्वेंट्री है, उसका एक पार्ट है, लेकिन इन्वेंट्री को हम लोग स्टॉक नहीं बोल सकते क्योंकि कंपनी इन्वेंट्री के सारे पोर्शंस को मार्केट में सेल नहीं करती है। ठीक है, आपको स्टॉक एंड इन्वेंट्री के बीच में काफ़ी हद तक डिफरेंसेस समझ आ गए होंगे इस एग्जांपल की हेल्प से। मैंने अभी एग्जांपल लिया आपके साथ पिज़्ज़ा हट का। अब पिज़्ज़ा हट के केस में क्या है, जनरली ईयर एंड पे फिनिश गुड्स का इनके पास कोई स्टॉक नहीं होता कोई। तो हम एक और एग्जांपल अपनी इजीनेस के लिए ले लेते हैं। जैसे मैं पेन का एग्जांपल ले लेता हूँ आपके साथ। फॉर एन एग्जांपल, ये कंपनी अपने आप एक पेन को मार्केट में सेल करती है, ITC कंपनी जो क्लासमेट के पेन सेल करती है। अगर मैं बात करूँ, ये कंपनी अपने आप में पूरा का पूरा पेन मार्केट में सेल करती है, यानी कि जो पूरा फिनिश गुड्स है इसका उसको सेल करती है। इसके जो रॉ मटेरियल है, जो इसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, जैसे प्लास्टिक का जो भी है, इसका कैप हो गया, रिफिल हो गया, इसके अंदर इंक हो गई, या फिर इसकी जो भी आपका ग्रिप हो गई, ये सब चीज़ें
मार्केट में सेल नहीं करती इंडिविजुअली एक्सेप्ट द रिफिल। रिफिल इसका रॉ मटेरियल तो है, यानी कि ये कंपोनेंट इसके लिए अपने आप में रॉ मटेरियल तो है कंपनी, लेकिन इसको मार्केट में अलग से सेल भी कर रही है। यानी कि इस आइटम को कंपनी जब मार्केट में सेल कर रही है जब रिफिल्स को, तो इस रिफिल को भी हम लोग यानी कि अपने आप में तो रॉ मटेरियल है बट इसको भी हम लोग स्टॉक बोल सकते हैं। लेकिन क्या हम इस कैप को स्टॉक बोल सकते हैं? नहीं, कंपनी इस कैप को इंडिविजुअली मार्केट में सेल नहीं कर रही है, इसको पूरे कलेक्टिवली पेन के साथ भी सेल कर रही है। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। बात करते हैं कि हम इन दोनों टर्म्स को डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, यानी कि इनको अलग अलग सेगमेंट में क्यों डिवाइड किया गया, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न तो है प्रेजेंटेशन का। प्रेजेंटेशन आपने अकाउंटेंसी में शुरू से पढ़ा होगा कि एक बेसिक आपसे एक्सपेक्टेशन होती है कि आप फिगर्स को, फाइनेंशियल फिगर्स को एक ट्रू एंड फेयर व्यू में प्रेजेंट करोगे। और कहीं आप जब आप इन्वेंट्री को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके देखते हो तो आप प्रेजेंटेशन अच्छे वे में कर रहे हो उसकी। लेकिन जो सेकेंड रीज़न है, जो है वैल्यूएशन का रीज़न, वो ज़्यादा आपको सब्सटेंशिएट और कन्विंस करेगा कि क्यों, क्या रीज़न अराइज हुआ, क्या नीड अराइज हुई कि हमारे को इन टर्म्स को अलग अलग यूज़ करना पड़ा और दो सेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ा। वैल्यूएशन का रीज़न क्या है, आपने थोड़ा बहुत स्टडी करा होगा, माइट भी अपनी बुक्स। अगर बात करना चाहूँ कि इन्वेंट्री की और स्टॉक की, स्टॉक को बेसिकली आपने स्टडी करा होगा अपनी बुक्स में कि स्टॉक को हम लोग वैल्यू करते हैं कॉस्ट और एनआरवी। ऐसा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो हमारे को बताता है, रूल्स बताता है कि अकाउंटिंग किस फेस में कैसे करनी चाहिए। उसमें से AS2 है जो हमारे को बताता है कि बेसिकली स्टॉक को कॉस्ट या एनआरवी दोनों के लोअर पे वैल्यू करना चाहिए। एनआरवी आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि एनआरवी क्या होती है। एनआरवी बेसिकली होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब ये है कि सेलिंग प्राइस जो भी होगा कंपनी का, उसमें से आप जितने भी सेलिंग कॉस्ट निकाल दोगे तो बचा हुआ जो आइटम होगा वो होता है आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू। मैं आपको पिज़्ज़ा के एग्जांपल में वापस ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ भी आ जाए। लेट सपोज डोमिनोज है, अपना पिज़्ज़ा है, मार्केट में मान के चलो 350 का सेल करता है। ठीक है, अब 50 रुपीज़ उनकी डिलीवरी कॉस्ट है जो कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हो डिलीवरी मान के चलो। ठीक है, अब ये डिलीवरी कॉस्ट हटा के यानी कि 300 रुपीज़ जो आ रहा है ये हो गया उनका नेट रियलाइज। अब इनकी अब फॉर एन एग्जाम्पल इन्हीं की कॉस्ट मान के चलो, इसी आइटम की कॉस्ट, इसी पिज़्ज़ा की कॉस्ट इनकी 200 रुपीज़ है, तो कंपनी अपने स्टॉक को 200 पे वैल्यू करेगी, यानी कि दोनों के लोअर पे वैल्यू करेगी। अब लोअर का लॉजिक क्या है, इसको भी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ क्यों लोअर पे वैल्यू करते हैं। आई होप आपको एनआरवी समझ आ गया होगा। और कॉस्ट बेसिकली क्या होती है, कॉस्ट बेसिकली वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तक कन्वर्ट करने में उसकी जो कॉस्ट बियर होती है, कॉस्ट इनकर्ड होती है, जितने भी एक्सपेंस इनकर्ड होते हैं। ठीक है, अभी बात करते हैं कि इसके लोअर के पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है। एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रिंसिपल है वैसे तो अकाउंटेंसी के अंदर, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रूडेंस, यानी कि कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल, जो हमारे को ये बताता है कि हमारे को फ्यूचर के लॉसेस को आज ही बुक करना है और फ्यूचर के प्रॉफिट्स को इग्नोर करना है। ऐसा एक प्रिंसिपल है जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो में फर्दर डिस्कशन करूंगा। अभी के लिए आपको एक प्रिंसिपल बता दिया मैंने आपको कि इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली जो फ्यूचर के लॉसेस हैं उनको हम एडवांस से बुक कर लेते हैं और रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, और जितने भी फ्यूचर की इनकम होती है उनको हम ग्रेशियसली इग्नोर करके चलेंगे। जब तक वो एक्चुअली में पूरी सर्टेनिटी अराइज नहीं होगी तब तक हम उसको बुक नहीं करेंगे, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यहीं पर एनआरवी और कॉस्ट के बीच में क्या रीज़न सेट करता है। अगर हम इसको हम हायर पे, यानी कि अगर हम 300 जो हमारे केस में था उस पर रिकॉर्ड कर लेते तो कहीं ना कहीं वो हमारी एक जस्टिस नहीं होता जो हमारा ट्रू एंड फेयर व्यू वाले कॉन्सेप्ट के बारे में। फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट में आप इन्वेंट्री को ओवरस्टेट करके दिखाते, और कहीं ना कहीं जो भी आप आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाए हो गए आप जो भी हमारे को, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर लेते। हो सकता है आप ओपनिंग स्टॉक में भी बोलोगे इंक्लूड होगा, इस हिसाब से दोनों तरफ से नॉक ऑफ हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं क्वांटिटी की वजह से डिफरेंस अराइज हो सकता है। सो ये दो रीज़न मैंने आपको बता दी कि फाइनेंशियल पोजीशन और बैलेंस शीट, या फिर फाइनेंशियल पोजीशन मैंने बताया और प्रॉफिट भी आपका इंपैक्ट होगा इसकी वजह से। तो इसकी वजह से हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसको हम लोअर पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आपको आई होप ये क्लियर हो गया कि स्टॉक को हम एनआरवी और कॉस्ट में दोनों के लोअर पे वैल्यू करते हैं और क्यों करते हैं। अब बात करते हैं इन्वेंट्री, यानी कि इन्वेंट्री से अब मेरा मतलब वो है कि जो अदर देन स्टॉक वाले आइटम है उसको किस पे वैल्यू करेंगे। बेसिकली अगर अदर देन स्टॉक है, जो कंपनी आइटम मार्केट में सेल ही नहीं कर रही है, तो उसका सेलिंग प्राइस ही अवेलेबल नहीं होगा, उसका कंपनी के पास सेलिंग प्राइस ही नहीं अवेलेबल होगा ना। और अगर सेलिंग प्राइस नहीं है तो एनआरवी नहीं अराइज होगी, एनआरवी कंप्यूट ही नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि एनआरवी कंप्यूट नहीं हो पाएगी तो वो जीरो है, जीरो तो नहीं है। रॉ मटेरियल कुछ ना कुछ आइटम परचेज करके ही लाए हो, कुछ ना कुछ तो कैसा कॉस्ट है, लेकिन वो इनडिटर्मिनेट अभी के लिए। तो हमारे को क्या है, हम इन दोनों के लोअर वाले कॉन्सेप्ट को इग्नोर करके सिर्फ कॉस्ट पे वैल्यू कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग। अब जो भी उसकी कॉस्ट होगी उस पर रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, जितने भी
रॉ मटेरियल या फिर जो भी इन्वेंट्री का दूसरे पोर्शन है जिसको कंपनी मार्केट में सेल नहीं करती है। ठीक है, अभी मैंने रॉ मटेरियल का बताया, रॉ मटेरियल वगैरह जो भी कॉस्ट वगैरह पे मेजर होते हैं उसको हम टेक्निकली रिप्लेसमेंट कॉस्ट वर्ड यूज़ करते हैं। रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी कि उसको रिप्लेस करने की क्या कॉस्ट आ रही है उस पर रिकॉर्ड करा जाता है हमारा। तो आई होप आपको ये इन्वेंट्री एंड स्टॉक के बीच में डिफरेंसेस पता लग गए होंगे। एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आपके माइंड में अभी नहीं आया होगा तो उसके बारे में स्टिल मैं डिस्कशन करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वाला पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी लगे तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, WIP की मैं बात करता हूँ कि WIP क्या मार्केट में बिकते हैं। WIP आपने देखा होगा कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में देख लो, आपको कोई कच्चा सामान मार्केट में नहीं बिक रहा होता, कहीं पर भी आपको आधे स्टेज पे कोई आइटम नहीं बिक रहा होता है। B2B में आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस में ऐसी सप्लाईज देखने को मिल सकती है, लेकिन B2C में ऐसे आइटम्स नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर भी अपने आप में हमारे को सेलिंग प्राइस अवेलेबल नहीं होता। लेकिन कई बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो फ्रोजन फूड्स आते हैं जैसे स्माइलीज वगैरह आती है, क्या ये WIP में कवर होंगे? लेकिन आप कंपनी के एस्पेक्ट से सोचो, ये कंपनी तो फाइनली यही चीज़ बेच रही है ना, तो उनके लिए अपने आप में फिनिश गुड्स है, उनके लिए WIP नहीं है। तो हम लोग ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि आप फ्रोजन फूड्स वगैरह को WIP में कंसीडर मत करना। और अगर आपको ये पॉइंट अगर लग रहा है कि ये कहाँ डिस्कशन बीच में आ गई तो आप इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके माइंड में ऐसा कुछ क्वेश्चन अराइज हो रहा था कि हम लोग WIP का सेलिंग प्राइस अवेलेबल हो सकता है या कुछ है, मार्केट में कंपनी WIP सेल करती है। तो ये पॉइंट्स 19 सिर्फ 19 स्पेसिफिकली 19 स्टूडेंट्स के लिए था। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया तो आप इस पॉइंट को, इस टॉपिक को स्किप कर सकते हो जो लास्ट वाला टॉपिक था। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको मेरा नंबर स्क्रीन पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो कि मेरे को और कोई वीडियो ऐड करनी चाहिए या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो आप मुझे वो भी बताएं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा या आपको ऐसी और वीडियोस फ्यूचर में चाहिए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आपको फ्यूचर में ऐसी अपडेट्स और मिलती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।